इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डीडीसी इंतखाबात के हवाले से अनंतनाग के 4 हलकों में बीजेपी को सबकत हासिल हुई है। कुपवाड़ा के एक हलके में भी बीजेपी आगे है। काफी अहम खबर डीडीसी इंतखाबात के हवाले से। अनंतनाग के 4 हलकों में बीजेपी को सबकत है। कुपवाड़ा के एक हलके में भी बीजेपी आगे है। हाजरीन, आपको बता दें कि अनंतनाग के 4 हलकों में बीजेपी को रुझानात में सबकत हासिल है। कुपवाड़ा के एक हलके में भी बीजेपी आगे अभी बताई जा रही है। सबकत अभी रुझानात के हवाले से है। अनंतनाग के 4 हलकों में बीजेपी को रुझानात के हवाले से सबकत हासिल है। वहीं कुपवाड़ा की बात करें तो कुपवाड़ा के एक हलके में भी बीजेपी अभी आगे है। डीडीसी इंतखाबात के हवाले से आपको यह अहम खबर बता रहे हैं। अनंतनाग के 4 हलकों में रुझानात की बात करें तो बीजेपी को सबकत हासिल है। वहीं कुपवाड़ा के एक हलके में भी बीजेपी को रुझानात के हवाले से सबकत हासिल है। पहली बार जम्मू कश्मीर में डीडीसी इंतखाबात हुए, आज ताई सामने आ रहे हैं। काउंटिंग अभी जारी है। वहीं अनंतनाग की बात करें, 4 हलकों में बीजेपी को रुझानात के हवाले से सबकत हासिल है। हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुदस्सिर, अनंतनाग के 4 हलकों में अभी रुझानात जिस तरह से सामने आ रहे हैं, 4 हलकों में बीजेपी आगे है। बिल्कुल मुनज़्ज़ा, ये बात सही है कि अभी जो 4 हलकों का अभी हमारे पास जो रिजल्ट आया है, पहला जो मरहला है काउंटिंग का, वो यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है और इस मरहले में बीजेपी ने सबकत हासिल कर ली है। जो बाकी पार्टियां या आजाद उम्मीदवार हैं, तो बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने यहाँ पर सबकत हासिल कर ली है। और इनमें जो 2 खास चेहरे हैं, वो दशनीपुरा में जो यूटी वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी के हैं सोफी मोहम्मद यूसुफ, तो उनकी अहलिया है रिफत यूसुफ, तो वो लीड कर रही है। और इसी तरह से दूसरे बीजेपी लीडर है मोहम्मद रफीक वानी, जो कि नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं बीजेपी के, तो वो लीड कर रहे हैं विश्व से। ये 2 खास चेहरे हैं। और बाकी जो पहलगाम और वेरीना हल्के की बात करेंगे तो वहां पर भी अभी बीजेपी लीड कर रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो राउंड है, ये खाली पोस्टल बैलेट का है। पोस्टल बैलेट अभी जो है उनके रुझानात अभी सामने आए हैं। पहला राउंड पोस्टल बैलेट का जो है वो इख्तिताम हो गया है इन 4 हलकों में, और इन 4 हलकों में जो है बीजेपी ने सबकत हासिल कर ली है। और मजीद जो रुझानात है वो चेंज होते रहेंगे और आगे देखा जाएगा कि क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है कि ये ट्रेंड जो है चेंज हो जाएगा। बिल्कुल मुदस्सिर, हालांकि अभी रुझानात सामने आ रहे हैं, लेकिन अनंतनाग जैसे इलाके में बीजेपी रुझानात में भी आगे बढ़ती हुई दिखाई देना, ये किस तरह से बीजेपी की जो कैंपेनिंग हुई है उसको सामने रखती है? क्योंकि दीगर पार्टियों के लिए ये इंतखाबात काफी अहम है, उनकी लेजिटिमेसी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ये बात सही है कि ये जो इंतखाबात है डीडीसी के, तो ये हर किसी पार्टी के लिए या हर किसी जो फर्द है इंडिपेंडेंट, अगर कोई कैंडिडेट उठा है तो उसके लिए भी अहमियत है कि हामिल है। क्योंकि यहाँ पर जो है एक साख्त है लगी हुई है, दांव पर लगी हुई है इन इंतखाबात में। चाहे जो अलायंस के कैंडिडेट है, जिसमें पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है पेश है, उनके कैंडिडेट नुमाया तौर पर वो इसमें पार्टिसिपेट किया है उन्होंने। और दूसरी जानिब जो अगर कहीं पर नाराजगी से कोई जो ये कैंडिडेट है, कोई पॉलिटिशियन है, वो अपनी पार्टी से जो निकला है, तो उसने फिर बतौर आजाद उम्मीदवार ये इंतखाब लड़ा है, तो हर किसी की साख्त के लिए इंतखाबात काफी अहम है। लेकिन जिस तरह से मैंने बताया कि ये पोस्टल बैलेट्स है, क्योंकि पोस्टल बैलेट्स में जो है काफी कम वोट निकलते हैं पोस्टल बैलेट्स के थ्रू, तो उसमें बीजेपी जो है आगे निकल गई है। और यकीनी तौर पर ये दूसरों के लिए जो जमातें यहाँ पर है, गरीब जमातें हैं जो मध्य मुकाबले एक दूसरे के हैं कैंडिडेट्स, उनके लिए यकीनी तौर पर एक फिक्र करने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से आगे रुझानात होंगे तो उनमें पता चलेगा कि क्या वाकई तौर पर बीजेपी ये सबकत बनाए रखेगी या फिर ये जो ट्रेंड है ये चेंज हो जाएगा। बिल्कुल मुदस्सिर, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। हाज़रीन, एक और अहम खबर डीडीसी इंतखाबात के हवाले से आपको बता दें, पुलवामा में काउंटिंग शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, मीडिया को काउंटिंग सेंटर में दाखिल होने की इजाजत नहीं है। पुलवामा में काउंटिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन काउंटिंग सेंटर में मीडिया को दाखिल होने की इजाजत नहीं है। पुलवामा काफी हसास इलाका है। काउंटिंग शुरू हो चुकी है, सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त है, लेकिन साथ ही साथ काउंटिंग सेंटर में मीडिया को दाखिल होने की इजाजत नहीं है। हमारे नुमाइंदे बिलाल खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिलाल, पुलवामा में काउंटिंग तो शुरू हो चुकी है, लेकिन मीडिया को काउंटिंग सेंटर में जाने की इजाजत नहीं है।
बजे के करीब पहला राउंड जो है वो शुरू हुआ, ताखीर से ही शुरू हुआ क्योंकि काफी सिक्योरिटी के मामला थे। पूरे जो काउंटिंग सेंटर है ये वुमेन्स कॉलेज है पुलवामा का, तो इसके इर्द गिर्द लगभग 1.5 किलोमीटर का दायरा जो है वो सिक्योरिटी के दायरे में लाया गया, उसको बंद कर दिया गया और वहां से चाहे काउंटिंग एजेंट्स हो या दूसरे हो उनको पैदल आना पड़ता है यहाँ तक, तो इसलिए ताखीर से यहाँ पर काउंटिंग शुरू हुई। अभी जो मीडिया को भी प्रीमिसेस के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, अब जो जिला पंचायती ऑफिसर है डॉक्टर राघव लांगर, उनकी मुदाखलत के बाद अब मीडिया को प्रीमिसेस के अंदर जाने की इजाजत दी गई है। तो अभी जो राउंड है वो चल रहा है, अभी कुछ देर के बाद अभी पहला राउंड अभी यहाँ पर इख्तिताम होगा। जी बिल्कुल। बिलाल, ये बताएं कि अभी तो काफी सिक्योरिटी के बीच जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन क्योंकि पुलवामा काफी ज्यादा हसास है माना जाता है, ऐसे में किस तरह से वहां पर वोटिंग होते हुए हमने देखा, क्या कुछ परसेंटेज रही है? देखिए, पुलवामा में पूरी जम्मू कश्मीर में जो वोटिंग की जो शरह रही वो काफी कम रही, वो काफी कम देखने को मिली, लेकिन इस बार बाइकआउट का भी असर इतना देखने को यहाँ पर पुलवामा में नहीं देखने को मिला। उन इलाकों में वोट पड़े हैं जो मिलिटेंसी के काफी मुतासिर इलाके रहे, वहां पर जो उम्मीदवार थे, मुकामी उम्मीदवार थे, तो वहां लोग निकले और अपने उम्मीदवार को वोट देने के लिए वो निकले, तो लेकिन मिला जुला रद्दअमल ही रहा। लेकिन देखा गया कि वोटिंग खासी उतनी भी नहीं हुई, लेकिन बाइकआउट का असर भी नहीं देखने को मिला यहाँ पर। तो अभी जो काउंटिंग के इर्द गिर्द सिक्योरिटी के काफी सख्त इंतजाम किए गए हैं, पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया है फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने, और किसी को भी इस एरिया में चलने की 1.5 किलोमीटर दायरे को सिक्योरिटी के दायरे में रखा गया है। जी बिल्कुल। ये बताएं बिलाल कि अगर हम बात करें चाहे पंचायत इलेक्शन रहे हो या पार्लियामेंट्री इलेक्शंस रहे हो, उनसे कितना डिफरेंट रहा ये इलेक्शन, अगर हम खास तौर से पुलवामा की बात करें तो? देखिए, पंचायत या जो असेंबली इलेक्शन रहे उनमें कुछ असर देखने को, मैंने पहले कहा कि बाइकआउट का असर देखने को मिला, लेकिन इस बार अगर वोटिंग की शरह बाकी हिस्सों के मुकाबले में कम रही, लेकिन फिर भी जो पुलवामा का इस बार वोटिंग की, लोग वोट देने के लिए निकले, इस बार कोई वोट, लोगों में वो खौफ नहीं देखा गया है कि जो पहले देखा गया चाहे पार्लियामेंट का हो या असेंबली इंतखाबात होते थे, लेकिन इस बार वो लोगों में वो खौफ नहीं था वोट देने के लिए। बिल्कुल बिलाल, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। पुंछ में काउंटिंग का अमल जारी है, सिक्योरिटी इंतजामात सख्त किए गए हैं। हमारे जो तीनों काउंटिंग सेंटर हैं वो पुंछ टाउन में हैं और उसका हमने एक एलेबोरेट सिक्योरिटी प्लान जो है वो इन कंसल्टेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमने फ्रेम किया है, और हम इंश्योर करेंगे कि जो काउंटिंग प्रोसेस है वो पीसफुली हो, और जो भी कैंडिडेट्स वहाँ आ रहे हैं उनसे मेरी यही गुजारिश रहेगी कि वो ज़्यादा तादाद में अपने लोगों को साथ ना लाएं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो जारी कर दी गई हैं, और ताकि सारा जो माहौल है वो पीसफुल रहे। तो नाजरीन, पहली बार जम्मू कश्मीर में डीडीसी इंतखाबात हुए, आज उनके नताइज सामने आ रहे हैं। काउंटिंग का अमल शुरू हो चुका है, 9 बजे से काउंटिंग का अमल शुरू हुआ, और हालांकि काफ़ी सर्दी के बीच ही अमल शुरू हो रहा है, लेकिन इस बार की अगर हम बात करें तो अगर हम 2018 या 19 के इलेक्शन जो जम्मू कश्मीर में हुए थे उनसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर इन इलेक्शंस को माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से लोगों ने पार्टिसिपेट किया डीडीसी इलेक्शंस में, तो वोटिंग परसेंटेज बेहतर मानी जा रही है। और आज यानी कि 22 दिसंबर को डीडीसी इलेक्शन के हवाले से रिजल्ट्स आने हैं, काउंटिंग का अमल शुरू हो चुका है। यहाँ पर बात करें तो बीजेपी और पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन बिल्कुल आमने सामने है, मुकाबला दोनों के बीच काफ़ी सख्त माना जा रहा है। और हमारे साथ इस वक्त जम्मू से बीजेपी तर्जुमान डॉक्टर ताहिर चौधरी, तो नाजरीन हमारे साथ डॉक्टर ताहिर चौधरी जम्मू से बीजेपी तर्जुमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर ताहिर चौधरी, ये बताया कि कितने अहम है ये इलेक्शंस, क्योंकि बीजेपी ने जी जान लगा दी इस इलेक्शंस में। नेशनल लेवल के जो बीजेपी के चेहरे हैं वो भी डीडीसी इलेक्शंस के लिए सामने आए, जम्मू कश्मीर में आए, पूरी कैंपेनिंग चलाई, और जो कहते हैं कि ग्रास रूट लेवल तक बड़े चेहरे बीजेपी के वो गए और इस तरह की कैंपेनिंग की। तो कितना अहम है बीजेपी के लिए इलेक्शंस?
देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर करूं, भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री साहब की जो सोच थी जम्मू कश्मीर को लेके, क्योंकि पिछले 70 साल से जो रीजनल पार्टीज यहाँ पे राज करती रही जम्मू कश्मीर में, चाहे उसमें आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम लें, कांग्रेस का भी अगर नाम लें और पीडीपी का भी नाम लें, इन्हीं लोगों ने राज किया और इन लोगों ने कभी भी ग्राउंड लेवल पे एक आम पब्लिक के हाथों में पावर नहीं जाने दी, चाहे उसमें पंचायत के इलेक्शंस हो, म्युनिसिपल के इलेक्शंस हो, चाहे डीडीसी के हों, बीडीसी के हों। इन लोगों ने हमेशा पावर्स को अपने हाथों में समेट के रखा, अपने करीबियों तक रखा, अपने रिश्तेदारों तक रखा, और ये वो जो एक बंदर बांट थी जम्मू कश्मीर में चलती रही। और जम्मू कश्मीर में हमेशा सेंटर से जो फंड्स आते रहे, यही 2-3 फैमिलीज थी, यही इंजॉय करती रही। अगर ग्राउंड पे आप गरीब आवाम के हालात देखें तो बद से बदतर थे। और प्रधानमंत्री साहब का लाल किला से एक ऐलान करना कि जम्मू कश्मीर में जब सेंटर में हमारी सरकार मजबूत बनी और हमारा एक ऐलान था कि जम्मू कश्मीर में आप जमीनी सतह पे लोगों के लिए खुशहालियां लाएंगे, रोजगार लाएंगे, डेवलपमेंट लाएंगे, तरक्की लाएंगे, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं था। उस चीज को लेते हुए हमने प्रधानमंत्री साहब ने अपना वादा पूरा किया और डीडीसी इलेक्शंस का जब अनाउंसमेंट किया कि, और जब भारतीय जनता पार्टी देश की एक ऐसी पार्टी है, जब भी कोई इलेक्शन होती है तो हम उसको जी जान से लड़ाई करते हैं, हम पूरी तैयारी के साथ उतरते हैं। और इस बार भी हमारी सेंटर हाई कमांड ने एक टीम बनाएगी जम्मू कश्मीर के लिए, जिसमें सेंटर के मेन इंपॉर्टेंट लीडर्स को इन्वॉल्व किया गया और उनकी ड्यूटीज लगाएगी। वो पूरा एक महीना जम्मू कश्मीर में रहे हैं और हम लोग पब्लिक के बीच में जाके, हमारे कार्यकर्ता, हमारे लीडर्स पब्लिक में तो डॉक्टर ताहिर, अगर बीजेपी जी जान लगा सकती है और अपने बड़े लीडरांस को कैंपेनिंग के लिए भेज सकती है, तो दीगर, क्योंकि लगातार जो है गुपकार डिक्लेरेशन अलायंस जो है वो इल्जाम लगाती आ रही है कि जिस तरह से बीजेपी कैंपेनिंग करती आ रही है, लेकिन अलायंस के लीडरों को क्यों उस तरह से कैंपेनिंग नहीं करने दी, क्यों उनको रोका गया? नहीं, देखिए, जहां तक बात है दूसरी पार्टीज की, अगर आप बात करते हो तो इन लोगों ने गुपकार अलायंस बनाया, इकट्ठे हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ के लिए, और सभी पार्टीज, रीजनल पार्टीज, इवन कांग्रेस उनके साथ थी, और वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। और इन लोगों के ऊपर कोई रोक नहीं लगाई कि इन लोगों के लिए सब कुछ खुला था, लेकिन इन लोगों के पास वही बहाने थे, वही झूठे बहाने इन लोगों ने लोगों के सामने रखे, वही झूठे वादे आज तक करते रहे। इनके पास आज की डेट में अवाम के बीच में जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। अगर कोई मुद्दा है तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगली उठाई जाए, भारतीय जनता पार्टी हाईकमांड के लिए। जी डॉक्टर ताहिर, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती भी लगातार, उमर अब्दुल्ला भी बताते आ रहे हैं कि मुद्दा उनके पास सबसे अहम ये है कि स्टेटहुड वापस लेना है, और जिस तरह से 370 हटाया गया था वो उनका मेन मुद्दा है। देखिए, जहां तक आप 370 की बात करते हैं, 35A की बात करते हैं, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की टॉप प्रायोरिटी पे ये टॉप इशू थे, और हम हमेशा कहा करते थे कि हम इन चीज़ों को जम्मू कश्मीर से उठाएंगे, ख़त्म करेंगे, क्योंकि इसी की आड़ में इन फैमिलीज़ ने, चंद फैमिलीज़ ने जम्मू कश्मीर को लूटा, जिसका इनको आज की डेट में जम्मू कश्मीर के अवाम को हिसाब देना पड़ेगा। ये बात मैं आपको क्लियर करूँ। और जब 370 की बात आती है, 35A की बात आती है, जो चीजें चली गई हैं वो वापस नहीं आ सकती, ये कुछ भी कर ले। आज भी ये 370 और 35A का लाभ के लोगों को अगर गुमराह करना चाहते हैं तो लोग इनकी बातों में नहीं आने वाले हैं। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अगर श्रीनगर में ग्राउंड लेवल पे आप खुद जाके लोगों के इंटरव्यूज लेंगे, लोगों से बात करेंगे, आम आदमी कश्मीर का आज की डेट में बहुत खुश है इन चीजों को देखते हुए कि ये जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। ये मैं आपको चीज नहीं सर, ये क्लियरली बताया तो नहीं जा सकता है कि श्रीनगर के लोग या चाहे जम्मू कश्मीर के लोग कितने खुश है 370 हटने से। स्टेटहुड उनको भी वापस चाहिए। हमारे साथ कांग्रेस लीडर सलमान निजामी भी जुड़ चुके। सलमान निजामी, डॉक्टर ताहिर चौधरी का कहना है कि कश्मीर के लोग जो है वो खुश है 370 हटने से, स्टेटहुड खत्म होने से। कितना सही मानते हैं आप इस दावे को? देखिए, जो टीवी पे दिखता है वो जमीन पे नहीं। जिस तरीके से बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में कैंपेनिंग की, बेशक उनके पास सिक्योरिटी थी, सब कुछ था, और आपने देखा कि कांग्रेस की जो जनरल सेक्रेटरी थी रजनी पाटिल जी, उनको सिर्फ एक पीएसओ दिया गया, और हमारे जो कैंडिडेट थे उनकी किस तरीके से पीसीसी प्रेसिडेंट जो जी मीर है उनकी सिक्योरिटी भी विड्रॉ की गई। तो एक साजिश के तहत ये चाहते थे कि हम सप्रेस हों, और अभी भी पीडीपी के कल ही नईम अख्तर साहब को डिटेन किया गया। इलेक्शन में जो हमारे अलायंस के जितने भी कैंडिडेट्स थे उनको इलेक्शन कैंपेन से दूर रखा गया, जानबूझ के उनको कुछ कैंडिडेट्स को भी होटलों में रखा गया।
तो ये साजिश के तहत इन्होंने एक डिक्टेटरशिप चलाई जम्मू कश्मीर में। लेकिन मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं कि जम्मू कश्मीर में ये जो अर्ली ट्रेंड्स आप दिखा रहे हैं ये बहुत कम समय में चेंज होंगे और हमें कामयाबी मिलेगी। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। आप जो दिखा रहे हैं टीवी पे वो सिर्फ एक दो मेंबर्स की आप सीटें दिखा रहे हैं कि जीत रही है, वो भी अनंतनाग में। लेकिन ओवरऑल जम्मू कश्मीर में चाहे आप चिनाब वैली देखें, पीर पंचाल देखें, कश्मीर देखें और जम्मू देखें, तो वहां बीजेपी पूरे जम्मू कश्मीर में हारेगी। और 370 की जो ये इन्होंने बात की, जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा चाहे कश्मीर हो या जम्मू हो, दुखी है, मायूस है। इन्होंने हमारी नौकरियां छीनी, इन्होंने जो वादे किए थे हमारे साथ, चाहे वो पैकेजेस की बात हो, चाहे नौकरियों की बात हो, चाहे जमीन की बात हो, कानून पे कानून लाए इन्होंने। और जम्मू कश्मीर की आवाम जो है पिछले 16 महीने से आज इस भाजपा के जो एक्शन इन्होंने लिए, जो कानून इन्होंने बनाए, उसकी जद में आए हैं। ये ना इन्होंने कोशिश की किस तरीके से रोशनी स्कीम के तहत ये हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत फैलाएं जम्मू में, लेकिन उसमें भी ये नाकाम हुए क्योंकि इनके ही लोग उसमें मुलविज पाए गए और उसके बाद इन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल की जम्मू के हाई कोर्ट में। तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी का कोई, मुझे नहीं लगता कोई इंपैक्ट होगा। और जम्मू कश्मीर की आवाम जो है संजीदा है, समझदार है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। हमारा जम्मू कश्मीर एक खूबसूरत रियासत है। हिंदुस्तान में सबसे अमन परस्त अगर रियासत कोई थी या अभी भी हमारे लिए है, वो जम्मू कश्मीर है, जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपसी भाईचारे को कायम और दायम रखे हुए हैं। और इन ताकतों को हमने कामयाब कभी भी होने नहीं देना है। वो आप रिजल्ट आप शाम तक देखेंगे बीजेपी किस तरीके से हारेगी। इन्होंने पैसा लगाया, इन्होंने ईडी लगाई, इन्होंने इनकम टैक्स लगाया। कल भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को ईडी लगा दी, इनकी प्रॉपर्टी सीज की। ये 6 साल कहां थे? अचानक इलेक्शन में इनको क्यों याद आता है कि प्रॉपर्टी सीज होनी चाहिए? इनको ये बौखलाए हुए थे कि इन्होंने देखा कि जम्मू कश्मीर में अलायंस जीत रहा है, तभी इनने साजिश के तहत जो अपोजिशन के लीडर है, किसी को सीबीआई लगा दी, किसी को ईडी लगा दी, ताकि हम सप्रेस हो। तो ये इनकी नाकामी का एक सबूत है। और जम्मू कश्मीर में बच्चा बच्चा जो है उससे आप पूछिए कि 370 से वो खुश है या नाखुश है। अब ये जो दिखा रहे हैं वो सिर्फ पैसे के जोर से और ईडी और इनकम टैक्स जो इन्हें एजेंसियों को मिसयूज किया इस इलेक्शन में, उसी का असर है। डॉक्टर ताहिर, आपसे यहां पर जानना चाहेंगे कि रोशनी एक्ट की बात हो रही है, तो लगातार अलायंस के जो लीडरान हैं उनका कहना है कि रोशनी एक्ट को इसलिए उठाया गया ताकि अलायंस के जो लीडरान हैं उनको दबाया जा सके, लेकिन उल्टा वो बीजेपी पर ही भारी पड़ गया। उसमें जो लोग भी इन्वॉल्व होंगे, चाहे उसमें दूसरी रीजनल पार्टीज के हों, चाहे हमारे लोग हों, सबके लिए जो लॉ होगा वो सेम होगा। ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। उसके लिए ये नहीं देखा जाएगा कि ये एनसी का है, कांग्रेस का है या बीजेपी का है। लेकिन इसमें अगर इनके लोग सामने इन्वॉल्व हुए हैं तो उसके ऊपर जो एजेंसीज कार्रवाई कर रही है वो कार्रवाई होगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जहां तक बात ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कोर्ट में फाइल किया कि इसके ऊपर दोबारा रिव्यू किया जाए, वो भारतीय जनता पार्टी की सोच नहीं है। वो माननीय प्रधानमंत्री साहब जो सेंट्रल हाई कमांड है, जो उन लोगों ने सोचा कि इस चीज में कहीं वो गरीब लोग ना फंस जाएं जिनके पास 2-2 कमरे का घर या 1 कमरे का घर है, वो लोगों के ऊपर ये तलवार नहीं गिरनी चाहिए। ये जो रोशनी की जो तलवार है ये उन लोगों के ऊपर आएगी जिन्होंने बड़ी बड़ी चीजें कैप्चर की हैं, बड़ी बड़ी इंक्रोचमेंट्स की हैं और उसका कोई हिसाब नहीं है। उसके ऊपर आज भी एजेंसीज की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर उसमें आज फिर हम भारतीय जनता पार्टी कहती है अगर हमारे लोग इन्वॉल्व होंगे तो उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। ये बात भी मैं आपके माध्यम से ये चीज क्लियर कर दूं। लेकिन इन लोगों की मजबूरी है, लेकिन इन लोगों को ये चीज भी हजम नहीं होती है। जब श्रीनगर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम होते हैं, रैलीज होती हैं, कश्मीर का एक हजूम आके हमारे साथ ज्वाइन करता है, हमारे साथ बैठता है और जगह जगह इनको अगर कमल के फूल के झंडे और तिरंगे इनको दिखते हैं तो इनको उस चीज से भी बेचैनी इन पार्टीज को हो रही है और इनकी बेचैनी बनती भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वैली के अंदर आम आवाम के अंदर हम लोग जा चुके हैं, हमारी हाईकमान के हमारे लीडर जा चुके हैं और हम उनके हाल पूछ रहे हैं, उनके हालात देख रहे हैं और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उनके इश्यूज हैं, उनको जल्दी से जल्दी हम लोग लेकिन डॉक्टर ताहिर, जिस तरह से सलमान निजामी ने भी पूछा कि इस तरह के जो मामले हैं, जिस तरह से रोशनी एक्ट सामने आया, ये इलेक्शन के टाइम पे ही बीजेपी को याद क्यों आते हैं? देखिए ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सामने लाया। मैं आपको चीज क्लियर कर दूं, ये चीजें जो एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, ऑनरेबल हाई कोर्ट के
जो कोर्ट के डायरेक्शंस के अंडर ये सारे मामला चल रहे थे, कोर्ट की तरफ से हैं, इसमें आप सरकार का नाम लें या भारतीय जनता पार्टी का नाम लें तो वो कोई बात नहीं बनती है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का कोई रोल नहीं है। इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट इस एजेंसीज का सारा देख रही है, उनके नजर के अंदर ये सारी चीजें चल रही है, उन्हीं की तरफ से ये चीजें सामने आ रही हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी का और सरकार का अगर बात की जाती है तो जो बयान है जिस तरह के, वो बेबुनियाद बयान है। सलमान निजामी, लगातार बीजेपी और जिस तरह से डॉक्टर ताहिर ने भी बताया कि अलायंस के जो लीडरान हैं वो बस बहाने बना रहे हैं कि हमें फ्रीली जो है कैंपेनिंग नहीं करने दिया गया, फ्रीली मूव नहीं करने दिया गया, ये सब बहाने हैं। क्या आप इनको बहाने मानते हैं या वाकई जो है लीडरान को रोका गया, उनको बाहर कैंपेनिंग फ्रीली नहीं करने दी गई इन इलेक्शंस में? देखिए मुनाजा, आप सीनियर सहाफी हैं और आपने कश्मीर पे काफी रिपोर्टिंग की है, एंकरिंग की है और काफी करीबी से आप देखते हैं। पिछले 16 महीनों में आप मुझे बताइए इनकी एक अचीवमेंट 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या तब्दीली हुई। आप मिलिटेंसी को देखिए, जम्मू कश्मीर में हर रोज कोई ना कोई हादसा हो रहा है। आज जम्मू कश्मीर के नौजवान जो है सड़कों पे हैं, कोई नौकरियां नहीं मिली, कोई पैकेज नहीं मिला, कोई तरक्याती काम नहीं हुआ, जो इन्होंने वादे किए थे उसके सामने ये खड़े नहीं हुए। और दूसरी बात जो है, मैं प्रैक्टिकली इनको बताऊं, इनको पूछिए कि पीसीसी प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी किसने विड्रॉ की, इन्होंने की। हम झूठ क्यों बोलेंगे? हमारी जम्मू कश्मीर में जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज आती है, उसको आप एक पीएसओ देते हैं और दिल्ली से कोई भी भाजपा का आप छोटा वर्कर देखिए जम्मू कश्मीर का, उसको आपने 3-3 गाड़ियां दी हैं सिक्योरिटी की। तो ये क्या है? ये तो प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं मैं। और जितने भी अपोजिशन के लीडर थे, आपने महबूबा मुफ्ती को डिटेन किया, आपने फारूक अब्दुल्ला पे केस कर दिए। आप 6 साल से क्यों खामोश थे? 6 सालों में क्यों नहीं केस हुए? आपने ताज मोहिद्दीन पे केस कर दिया आज, जो उड़ी से इलेक्शन कैंडिडेट जो कंटेस्ट कर रहे हैं। आपने अचानक इस टाइम पे आपने क्यों केस किया? 6 साल के सोए थे आप। तो ये जानबूझ के सप्रेस करने की कोशिश की गई, डरा धमका के एक डिक्टेटरशिप, एक हिटलर रूल की पॉलिसी जम्मू कश्मीर में अडॉप्ट हुई। मैं इनको चैलेंज करता हूं, आज डिबेट में बैठे मुझे बताइए, एक अचीवमेंट बताइए 16 महीने में क्या अचीवमेंट हुई? आपकी मिलिटेंसी आज कहां है? हर रोज हम सुनते हैं कश्मीर में, चाहे एलओसी हो चाहे एलएसी हो, आज लद्दाख जो है, ये चाइना जो है लद्दाख के अंदर घुस गया है, यह आपकी अचीवमेंट है। इतने सालों में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आज जो रिजल्ट्स हैं, ये इसी का नतीजा है कि इन्होंने बहुत ताकत लगाई, इन्होंने हर चीज की कोशिश की किस तरीके से अपोजिशन को बदनाम किया जाए। उन्हीं तंजीमों के साथ ये 3 साल सरकार में थे, उन्हीं तंजीमों को इन्होंने आज बोला कि ये गैंग बन चुका है, ये जी पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं, चाइना के साथ मिले हुए हैं। जब वो तंजीमें इनके साथ थी वो ठीक थी, जब उनके साथ नहीं थी तो वो गैंग बन जाती है, वो चाइनीज एजेंट बन जाते हैं, पाकिस्तानी एजेंट बन जाते हैं। तो इनकी बौखलाहट थी, ये इनकी हिपोक्रेसी थी कि इनको मालूम था कि इनके पास सबसे बड़ा चैलेंज जो है जम्मू कश्मीर में वो अपोजिशन का है, चाहे उसमें कांग्रेस हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, सब एक होके इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। और आपको नतीजे से साफ होगा कि जम्मू कश्मीर का मैंडेट क्या है। इन्होंने पैसा फेंका, इन्होंने हर ताकत इस्तेमाल की, चाहे एजेंसीज की हो चाहे कोई भी हो, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर के लोग जो है संजीदा हैं और रिजल्ट बहुत जल्द आपके सामने आए। बिल्कुल। डॉक्टर ताहिर, साफ तौर पर सलमान निजामी पूछ रहे हैं कि 5 अगस्त को जब 370 हटाया गया, 1 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, सक्सेस क्या मिली, डेवलपमेंट क्या कुछ हुई? देखिए, जो डेवलपमेंट्स हैं वो जमीनी सतह पे सामने दिख रही हैं। जम्मू कश्मीर के अवाम ने कभी नहीं सोचा था यहाँ पे एम्स आएगा। एम्स का कंस्ट्रक्शन से बहुत स्पीड से काम कंस्ट्रक्शन का चल रहा है और मुझे लगता है इंशाल्लाह 2021 में 50 स्टूडेंट्स का बैच पहली बार एम्स में एडमिशन भी लेगा। इस चीज़ का इनको मालूम है, लेकिन ये लोग बोलते नहीं है। रोड्स की अगर आप बात करें, हाईवेज की बात करें, ब्रिजेस की बात करें, ट्रेन की बात करें, इतनी बातें करने के लिए हैं जो 70 साल में ये लोग नहीं कर सके जम्मू कश्मीर के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी ने। जहां तक रोजगार की बात, जहां तक नहीं, जब मैं बोल रहा हूं आप इंटरप्ट मत कीजिए। जहां तक रोजगार की बात आती है, हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट, आप झूठ मत बोलिए ना, हमारे काम मत गिनवाइए ना। जो हमने काम किए वो आप बोल रहे हैं। हाईवे तो हमने जो है, रेल तो हमने लाई, जम्मू के लोगों को प्रेफरेंस में दिए हैं, सुपर स्पेशलिटी तो हमने बनाया। इनके प्राइम मिनिस्टर ने पहली बार राजीव गांधी साहब ने उस टाइम पे खुद कहा था इन्होंने कि अगर
दिल्ली से 10 रुपए चलते हैं तो जम्मू कश्मीर में 20 पैसे पहुंचते हैं, तो वो 9 रुपीज और 80 पैसा कहां जाते थे? ये इनकी हाई कमांड की लीडर्स की कही हुई बात है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी हाई कमांड अगर जम्मू कश्मीर में जो कुछ भेजती है, अगर किसान के खाते में पैसे आते हैं, गरीब माँ की बुजुर्ग माँ के खाते में पैसे आते हैं, डायरेक्ट उसके अकाउंट में पैसे आते हैं, डायरेक्ट उनके घर में सिलेंडर्स आते हैं, डायरेक्ट गरीब के घर में फ्री राशन आता है। ये चीजें भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लेकिन टूरिज्म सेक्टर सबसे ज्यादा हिट हुआ, काफी नुकसान हुआ। और अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो बहुत ज्यादा नुकसान वहां पर भी देखने को मिला। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ गई। देखिए, टूरिस्ट सेक्टर की बात आप बिल्कुल सही कहते हैं। टूरिस्ट सेक्टर को इन लोगों ने कभी बढ़ने को नहीं कहा दिया, इन लोगों ने हमेशा टूरिस्ट सेक्टर की तरफ ध्यान नहीं दिया। आज की डेट में टूरिस्ट सेक्टर के बारे में जो भारतीय जनता पार्टी की हाईकमांड जो सोच रही है, अगर वो इंशाल्लाह वो चीजें सारी कामयाब हुई और हम लोग यहाँ पे प्रॉपर ढंग से आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है बलूचिस्तान से, ये काफी अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है। मारूफ बलूच कारकुन करीमा बलूच मुर्दा पाई गई है। इतवार से लापता थी करीमा बलूच ने 2016 में पाकिस्तान छोड़ दिया था। करीमा बलूच बलूचों पर पाकिस्तान के जुल्म सितम के खिलाफ थी। कत्ल के पीछे पाकिस्तानी फौज और ISI का हाथ हो सकता है। काफी अहम खबर आपको बता रहे हैं बलूचिस्तान से। यह अहम खबर है, मारूफ बलूच कारकुन करीमा बलूच मुर्दा पाई गई है। इतवार से करीमा बलूच लापता थी। करीमा बलूच ने 2016 में पाकिस्तान छोड़ दिया था। करीमा बलूच बलूचों पर पाकिस्तान के जुल्म सितम के खिलाफ थी। करीमा बलूच के कत्ल के पीछे पाकिस्तानी फौज और ISI का हाथ हो सकता है। नाज़रीन, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।